नमस्कार है प्यारे बच्चों, जल्दी से जुड़ जाइए और फिर हम लोग शुरू करते हैं आज की शानदार कक्षा। पहला क्वेश्चन एकदम जितने लोग जुड़ गए हैं अपनी उपस्थिति दर्ज कीजिए और जल्दी से एक बार 8 टाइप कर दीजिए। अगर आप जुड़ गए हैं दोस्त मेरे तो एक बार जल्दी से 8 टाइप करके अपनी उपस्थिति दर्ज कीजिए ताकि हम आपको शानदार तरीके से पढ़ा सकें। बताओ, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, कहता है निम्नलिखित में से किस प्रकार की खेती फसल उत्पादन और पशुओं को एक साथ पालन शामिल है। मतलब फसल का भी उत्पादन कर लेंगे, आप पशुओं को का भी पालन कर लेंगे। तो बताओ ये कौन सी खेती है? इसे हम लोग मिश्रित खेती कहते हैं। इसे कौन खेती कहते हैं? चला, मिश्रित सस्यन नहीं कहते हैं। जैविक खेती हो गया, जैविक खेती हो गया बिना कृत्रिम खाद के, एकदम प्राकृतिक खाद के द्वारा, बिना कृत्रिम खाद के जो खेती होगा, बिना कृत्रिम खाद के खेती जो होगा उसे जैविक खेती कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन चला आ जाता है, खाद खाद और उर्वरक में अंतर है, खाद और उर्वरक में अंतर है। अगर हम खाद की बात करें, अगर हम खाद की बात करें तो खाद को ही हम लोग जैविक उर्वरक भी कहते हैं। देख लो, ये चला, ये पढ़ लो, एनसीईआरटी में इसके सवाल मिलेंगे। खाद, यही सब क्वेश्चन पूछ जाता है, कहेगा लड़का कि आउट ऑफ सिलेबस है। जैविक उर्वरक, सीधी बात, नो बकवास में आपका स्वागत है। इसको कह सकते हैं हम कृत्रिम उर्वरक। इसको क्या कहते हैं दोस्त मेरे? कृत्रिम उर्वरक कहते हैं। खाद या जैविक उर्वरक और उर्वरक या कृत्रिम उर्वरक की अगर हम बात करें तो गौर फरमाइएगा क्या मामला है। ये कंपोस्ट है, ये कंपोस्ट है जो गोबर से बनता है। और ये जो है, इसका एग्जाम्पल अगर आओगे तो यूरिया जो हम लोग बनाते हैं, यूरिया, उसके बाद ले लो जिंक, जिंक ले लो, डीएपी ले लो, डीएपी ले लो, यूरिया, जिंक, डीएपी सब जो है कृत्रिम उर्वरक के उदाहरण हैं। यूरिया, जिंक, डीएपी सब कौन उर्वरक के उदाहरण है? कृत्रिम उर्वरक के उदाहरण हैं। अब बढ़िया से उर्वरक के उदाहरण हैं। अब बढ़िया से देख लो, 5 दिन के लिए था लेकिन इसको अब एक्सटेंड किए हैं, चला 20 दिन के लिए। और कल से चैप्टर वाइज स्टार्ट कर रहे हैं 20 क्लास। एकदम सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चन का डिस्कशन होगा। 20 क्लास 400 क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं। अगर आपके पास समय हो, कल से एनसीईआरटी के सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं। अब गौर फरमाइएगा। चला जी, कहते हैं खाद या जैविक उर्वरक, कंपोस्ट या गोबर, उर्वरक या कृत्रिम उर्वरक, यूरिया, जिंक और डीएपी, यूरिया, जिंक और डीएपी। कल से आपका चैप्टर वाइज स्टार्ट हो जाएगा। अब गौर फरमाइएगा, निम्नलिखित में से किस प्रकार की खेती, आज एकदम जो वैसे क्वेश्चन से चला जो आप नहीं बना पाते हैं, जिसमें आपको बहुत दिक्कत होती है, वैसे 20 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन से। कहते हैं खाद या जैविक उर्वरक हो गया कंपोस्ट, गोबर, उर्वरक या कृत्रिम उर्वरक हो गया यूरिया, जिंक, डीएपी। ये देखो, खाद जो होता है अधिक समय तक पानी को अवशोषित करके रखता है, उर्वरक अधिक समय तक पानी को अवशोषित नहीं करता है, लेकिन ये जल्दी पानी में घुलनशील होता है। यूरिया आज मारिएगा और कल आपको प्रभाव दिख जाएगा, ये तुरंत प्रभाव दिखाता है, लेट से प्रभाव दिखाता है। टॉपिक वाइज करवा दे रहे हैं, चला चैप्टर वाइज कल से। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, गाड़ी की तुलना में ट्रक के लिए बड़े इंजन की आवश्यकता होती है, या इनमें से किस नियम का उदाहरण है? जल्दी बताओ। गाड़ी की तुलना में ट्रक के लिए बड़े इंजन की आवश्यकता होती है। जड़त्व का नियम है, न्यूटन की गति का पहला नियम है, न्यूटन गति का दूसरा नियम है। देखो चला, इसमें न्यूटन के गति का जो पहला नियम है, पहला नियम जो है ये बल की परिभाषा के बारे में बात करता है। पहला नियम की अगर हम बात करें तो पहला नियम बल की परिभाषा के बारे में बात करता है, बल की परिभाषा। और दूसरा नियम की अगर हम बात करें, दूसरा नियम की अगर हम बात करें, दूसरा नियम ये बल की मात्रा के बारे में बताता है, बल की मात्रा के बारे में बताता है। और तीसरा नियम जो है, तीसरा नियम जो है ये बल के सूत्र के बारे में बताता है, बल की प्रकृति के बारे में बताता है, बल की प्रकृति के बारे में बताता है। तीसरा नियम जो है बल की प्रकृति के बारे में बताता है। देख लो, पहला नियम बल की परिभाषा है, दूसरा नियम बल की मात्रा है, तीसरा नियम बल की प्रकृति है। अब ध्यान देना, कहता है गाड़ी की तुलना में ट्रक के लिए बड़े इंजन की आवश्यकता होती है, यह इनमें से किस नियम का उदाहरण है?
गाड़ी की तुलना में ट्रक के लिए बड़े इंजन। देखो बात बताइए, गाड़ी हो गया, नॉर्मल मोटरसाइकिल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बल कम मात्रा, बल की मात्रा कम। यहाँ जब जाइएगा ट्रक के लिए, यहाँ बल की मात्रा चाहिए ज्यादा, तब ना ट्रक चलेगा। तो अब बता दीजिए जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा। गाड़ी के लिए बल की मात्रा कम और ट्रक के लिए बल की मात्रा ज्यादा। तो बल की मात्रा जो है वो किस नियम के अनुसार होगा, जल्दी बताओ आंसर। हम नहीं बताएंगे सर। पीडीएफ मिलेगा, बता दीजिए ना। हाँ एकदम पीडीएफ मिलेगा भाई, सामने जो टेलीग्राम चैनल का लिंक लगाते हैं उसी पीडीएफ मिलेगा। कल से 20 दिन 20 कक्षा साइंस की, अगर आप कर पाते हैं तो वेलकम है आपका। बताइए आगे कंटिन्यू करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चला इसलिए कंटिन्यू कर रहे हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो हम पढ़ा देते हैं। बाकी चला जी, दुआओं में हमें भी याद रखिएगा, आपके लिए खड़े होते हैं, कुछ तो सिखा ही देते हैं, तो दुआओं में जरूर याद रखिएगा। इसलिए कि कभी कभार दुआ कीजिएगा तो खाली ये प्रार्थना कीजिएगा गुरु जी को हमेशा अच्छे मार्ग पर ले जाने की, पैसा के लिए नहीं दुआ कीजिएगा, अच्छे मार्ग पर हम चलें इसके लिए दुआ कीजिएगा। बताइए अब आंसर क्या हो जाएगा। गाड़ी के लिए बल की मात्रा कम, ट्रक के लिए बल की मात्रा ज्यादा, और बल की मात्रा की बात कर रहा है न्यूटन का कैवा नियम, दूसरा नियम। आंसर अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। गर्मियों में गहरे रंग के कपड़ों की तुलना में हल्के रंग के कपड़ों को हम अधिक आरामदायक महसूस करते हैं, क्यों? गर्मी में गहरे कपड़ों की तुलना में हल्के रंग के कपड़ों को हम अधिक आरामदायक महसूस करते हैं, क्यों? हल्के रंग के कपड़े अधिक ऊष्मा विकिरण को अवशोषित करते हैं, हल्के रंग के कपड़े कम ऊष्मा विकिरण को अवशोषित करते हैं, गहरे रंग के कपड़े अधिक ऊष्मा विकिरण। कह रहा है गर्मी में गहरे रंग के कपड़ों की तुलना में हल्का रंग का कपड़ा क्यों पहनते हैं? जैसे सफेद कपड़ा क्यों पहनते हैं, काला कपड़ा क्यों नहीं पहनते हैं, ये प्रश्न है। सफेद कपड़ा क्यों पहनते हैं, काला कपड़ा क्यों नहीं पहनते हैं? तो गर्मी के दिनों में काला कपड़ा तो नहीं है पहनते क्योंकि वो सबको अवशोषित कर देगा। हल्का रंग का कपड़ा लोगे सबको लौटा देगा, गर्मी कम लगेगा। तो हल्के रंग के कपड़े अधिक ऊष्मा विकिरण को अवशोषित करते नहीं, हल्के रंग के कपड़े कम ऊष्मा को अवशोषित करते हैं। आंसर बता। टाइम होगा 6:20 में। क्वेश्चन कह रहा है कि गर्मी में गहरे रंग के कपड़ों की तुलना में हल्के रंग के कपड़ों को हम अधिक आरामदायक महसूस करते हैं, क्योंकि हल्के रंग के कपड़े अधिक ऊष्मा विकिरण को अवशोषित कर लेते हैं, या हल्के रंग के कपड़े कम ऊष्मा विकिरण को अवशोषित करते हैं। आंसर बता। बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। अच्छा बताओ, चला ठंड के दिन में कपड़ा का क्या काम है? गर्मी देना या दूसरा गर्मी को बाहर जाने से रोकना? गर्मी को बाहर जाने से रोकना, गर्मी को बाहर जाने से रोकना। अब बता दो जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा। गर्मी को ठंड के दिनों में कपड़े का क्या काम है? गर्मी देना या गर्मी को बाहर जाने से रोकना? व्हाट इज द आंसर? एगो बच्चा बड़ा प्यारा सा कमेंट्स लिख रहा है, दोस्त मेरा, एसके झा जैसा बनना कोई खेल नहीं है। वाह। बच्चों का इसमें तेल निकल जा, अच्छों का इसमें तेल निकल जाता है। ये सब क्या बात कर रहा है दोस्त? एकदम सब कुछ, हम लोग तो कुछ है ही नहीं, हमारी तो औकात 1 रुपए की नहीं है। हाँ लेकिन दोस्त मेरे, ईमानदार बनना बड़ा मुश्किल काम है। ईमानदार बनना बड़ा मुश्किल है। औकात के मामले में तो हम लोग चला 0.1% भी नहीं है, एकदम चला। आप अगर बन पाते हैं तो ईमानदार बनिए, वही अमीरी का सबसे बड़ा पैमाना है। ठंडा कपड़ा गर्मी देगा या गर्मी को बाहर जाने से रोकेगा? गर्मी देता नहीं। अगर गर्मी देता तो 10 को कपड़ा रख के हम लोग चाय नहीं बना लेते। तो ठंडा कपड़ा मेरे दोस्त गर्मी नहीं देता है, ये गर्मी को बाहर जाने से रोकता है। गर्मी को बाहर जाने से क्या करता है? रोकता है। अगला प्रश्न एकदम आराम से पढ़ाएंगे, चला धीरे धीरे, सीधी बात, नो बकवास। किसी चट्टान पर खड़े एक व्यक्ति को उसे अपनी चिल्लाने की प्रतिध्वनि 1 सेकंड बाद सुनाई देती है। मान लीजिए किसी चट्टान पर ये व्यक्ति खड़ा है और जब चिल्लाता है तो
ये दूसरे चट्टान से लौटकर जो ध्वनि आती है उसमें 1 सेकंड का समय लगता है। किसी चट्टान से पर खड़े एक व्यक्ति को उसे अपने चिल्लाने की प्रतिध्वनि 1 सेकंड बाद सुनाई पड़ती है। यदि हवा में ध्वनि का वेग 340 है तो जिस पहाड़ से उसकी आवाज प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है उसको उसके तथा व्यक्ति के बीच की दूरी क्या होगी? इसके बीच का दूरी मांग रहा है एस। तो दूरी बराबर होता है 4 गुना समय। 1 सेकंड में जाकर ध्वनि वापस आ रहा है तब सुनाई दे रहा है। इसका मतलब जाने में 0.5 सेकंड, जाने में कितना सेकंड? 0.5 सेकंड। तो अगर हमको दूरी निकालना है, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बराबर चाल गुना समय, तो चाल का मान ले लेंगे 340 और समय का मान ले लेंगे 0.5, गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। करिए गुना, कितना आ रहा है आंसर बता दीजिए हमको भी, जल्दी बता दीजिए कितना आ रहा है। सिमरन जी, प्रियंका जी, मुनीश जी, राहुल जी, बताइए आंसर क्या आ रहा है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, रिकॉर्डेड क्लास भी रहने दीजिएगा। अच्छा जी, देखिए हमको कोई दिक्कत थोड़े है, आप अगर खाली पढ़ लेते हैं तो हमको कोई दिक्कत, रिकॉर्डेड रखेंगे तो और बढ़िया है यार, वीडियो से हमको कुछ पैसे भी मिल जाएंगे यूट्यूब की तरफ से। दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, चाल 340 है, समय 0.5 है, तो 340 गुना 0.5, ऐसे भी आधा हो जाएगा, 170 मीटर इज द राइट आंसर। 1 सेकंड में अगर जाकर आता है इसका मतलब जाने में 0.5 सेकंड लगेगा और आने में 0.5 सेकंड लगेगा। अगला प्रश्न, हो क्या प्रश्न है? कहते हैं जिन अभिक्रियाओं में एक साथ उपचयन अपचयन होता है उन्हें क्या कहते हैं? उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें ऑक्सीकरण अपकरण उपचयन अपचयन दोनों होगा उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ये दोनों अभिक्रिया आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको पूछा भी था टीआरई 3.0 में भी, टीआरई 3.0 में भी आपको पूछा था ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया उसे कहते हैं जो ऊष्मा देगा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया उसे कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया उसे कहते हैं जो ऊष्मा ग्रहण करेगा। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया जो ऊष्मा देगा और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया जो ऊष्मा ग्रहण करेगा। अब चला ई दूगो तो पूछा था, ई तुमको पूछा हुआ था। एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक होता है अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेप के बारे में कभी कभी एनसीईआरटी में जिक्र है, ये जल में अघुलनशील है। अवक्षेप जो है ये जल में अघुलनशील है। अवक्षेप की अगर हम बात करें, जल में अघुलनशील है। अवक्षेप की अगर हम बात करें तो ये जल में क्या है? अघुलनशील है, पूछता है। 24 का पीडीएफ हम दिन में ही दे देंगे आपको, एकदम टेंशन न लें इसके लिए। रेडॉक्स अभिक्रिया वो अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण अपकरण दोनों होता है। कभी कभी आपको पूछ देता है N2 और H2 जब अभिक्रिया करता है तो NH3 बनाता है, NH3 बनाता है, और ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है हेबर विधि से अमोनिया बनाने के लिए। ये जो है चला जी, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है हेबर विधि से अमोनिया बनाने की। कभी कभी पूछता है उत्क्रमणीय का मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेगा। जो पूछता है वही पढ़िए, फालतू की चीजों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, वेरी गुड। वाटर सॉल्युबल और एक्सोथर्मिक। चलो जी, जितने जितने इसमें लड़के क्लास कर रहे हैं ओरिजिनल आईडी वाले 8 टाइप करेंगे, और जो लड़कियां क्लास कर रही हैं वो 9 टाइप करेंगी। जो बॉयज क्लास कर रहे हैं 8, जो गर्ल्स क्लास कर रही हैं 9। जल में अघुलनशील होता है, अघुलनशील नॉन सॉल्युबल कह सकते हैं आप, इनसॉल्युबल कह सकते हैं आप। अगला प्रश्न, रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण अपकरण दोनों होता है। जिसमें ऑक्सीकरण अपकरण क्या होता है? दोनों होता है। और कहते हैं आप फ्री में भी अच्छा कंटेंट देते हैं। अरे भाई क्या बात करता है। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन बराबर NH3, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। हेबर विधि से अमोनिया बनना, हेबर विधि से अमोनिया का बनना, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। अगला प्रश्न आपके, ऊष्माक्षेपी जो ऊष्मा देगा, ऊष्मा शोषी जो ऊष्मा ग्रहण करेगा। वाह, बहुत बढ़िया। बहुत सारी लड़कियां भी क्लास कर रही है, बहुत सारे लड़के तो बहुत ही सारे हैं। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत देखो, चला डाल्टन की परमाणु सिद्धांत की बात करें, डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में क्या क्या बात की थी? डाल्टन ने किया, रदरफोर्ड ने किया दोस्त मेरे। तो इन्होंने क्या बातें की थी अपने परमाणु सिद्धांत में? इन्होंने कहा था, डाल्टन साहब ने कहा था पहली बार, अगर आपको कोई न चला, देखो एनसीईआरटी में दिया हुआ है परमाणु के सिद्धांत के बारे में क्या ऑर्डर था, इसको देख लो। पहला क्वेश्चन ही यही मिलेगा आपको, परमाणु का सिद्धांत
दोस्त मेरे, भाई मेरे, सीधी बात, नो बकवास, सिर्फ पढ़ना है तो हमारे पास आइए। परमाणु का सिद्धांत की अगर हम बात करें तो इसमें पहला परमाणु सिद्धांत दिया था थॉमसन ने, उसके बाद आए डाल्टन साहब। थॉमसन साहब आए और थॉमसन साहब के बाद जो आए वो आ गए मेरे दोस्त डाल्टन साहब, और डाल्टन साहब के बाद आ गए दोस्त मेरे थॉमसन साहब पहले आए, उसके बाद डाल्टन साहब के बाद आ गए रदरफोर्ड साहब, और रदरफोर्ड साहब के बाद आ गए बोर ब्यूरी साहब। बोर ब्यूरी साहब आ गए, बोर ब्यूरी साहब आ गए। कौन साहब आ गए? बोर ब्यूरी साहब आ गए। देखो पहला मॉडल, ये क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। लड़का भी नो टाइप कर रहा है, अच्छा देखो कोई बात नहीं, चला जी अब गौर फरमाइएगा। कहते हैं थॉमसन, डाल्टन, रदरफोर्ड और बोर ब्यूरी, ये जो चार एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है दोस्त मेरे, आपको कहेगा पहला मॉडल किसने दिया? थॉमसन ने, उसके बाद डाल्टन ने, रदरफोर्ड ने, फिर किसने दिया? बोर ब्यूरी ने। अब अगर हम थॉमसन की बात करें, इसका प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं किसने दिया? तो कहेंगे थॉमसन ने दिया। डाल्टन की बात करें तो परमाणु अविभाज्य है, ये किसने बताया? परमाणु अविभाज्य है, ये किसने बताया? परमाणु अविभाज्य है, ये डाल्टन ने बताया था। अगर बात करें परमाणु न तो नष्ट किया जा सकता है, न ही बनाया जा सकता है, न तो नष्ट और न ही बनाया, न तो नष्ट किया जा सकता है, न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही बनाया जा सकता है, न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही बनाया जा सकता है, ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही बनाया जा सकता है। डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य है, परमाणु ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही बनाया जा सकता है। रदरफोर्ड ने कहा परमाणु विभाज्य है, परमाणु जो है ये विभाज्य है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, परमाणु विभाज्य। बोर ब्यूरी ने कहा महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसी भी कक्षा में महत्तम इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो होती है 2n²। महत्तम इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो होती है 2n²। जल्दी बता दीजिए सर, आपका स्टाफ बदतमीजी करता है। एकदम चला जी, उसका सीधा कंप्लेन आपको मेरे पास कर देना है। बच्चा है तो स्टाफ बदल जाएगा, बच्चे को जो चाहिए वो मिलना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूशन में। आपको जब भी लग जाए कि अगर कोई कंप्लेन है गुरुजी तो आप जरूर हम तक पहुंचाइए। अब चला बताओ क्या करें, सारे स्टूडेंट को ही हमने काम दे रखा है। ये सर एक कोचिंग संस्थान है जो पढ़ाने से ज्यादा प्रचार में भरोसा लगता है, लेकिन आप वैसे नहीं हैं। आए हाय हाय, ऐसे ही मेरा तारीफ कीजिए, हम और अच्छा पढ़ाते हम। चला जी, आज तक एकलौते ऐसे कोचिंग वाले हैं पूरे पटना में, एकलौता टीचर है जिसने आज तक बोर्ड नहीं लगाया, आज तक नहीं लगाया। मेरा मानना है मेरी कलम ही मेरी पहचान है, ये अच्छे से चलेगा तो बच्चे मेरे पास आ जाएंगे, ये मेरा मन। आज तक आप आइएगा मेरे ऑफिस में, कैबिन में, बाहर में, कहीं रोड पर आपको मेरा बोर्ड नहीं मिलेगा। पिछले 10 साल में हमने कभी नहीं लगाया। थॉमसन को प्लम पुडिंग मॉडल इन्होंने दिया। डाल्टन ने परमाणु अविभाज्य है कहा, परमाणु न तो नष्ट किया जा सकता है नहीं बनाया जा सकता है। रदरफोर्ड ने कहा परमाणु विभाज्य है, महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होती है। सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, शुद्ध एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। जल्दी लिख लीजिए, 2n² जो महत्व बोर ब्यूरी नहीं दिया था, परमाणु विभाज्य रदरफोर्ड ने कहा था। नाभिक का खोज भी रदरफोर्ड किया था। मिला लीजिएगा, चला जी एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन मिल जाएगा। नाभिक का खोज कहेगा रदरफोर्ड ने किया था। थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल दिया था। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम चला जो भी लिखेंगे ना एनसीईआरटी जो हम जानते हैं उसके अंदाजे पर ही लिखेंगे। ऑक्सीकरण अपचयन सरल भाषा में सर क्या अभिक्रिया है? एक बच्चे का क्वेश्चन है। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का जुटना, अवकरण मतलब ऑक्सीजन का हटना। नवीकरणीय और पारंपरिक के बारे में बताइए। हाँ चला एकदम बता देंगे, चैप्टर वाइज में ही बता देंगे। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत में महत्वपूर्ण अवधारणा है कि परमाणु न तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। बिफोर बॉल, ऊर्जा न तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, ये बात था जूल के द्वारा कहा गया। कहता हीरा और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? देखिए चला जाए, हीरा और ग्रेफाइट और फुलरीन, 3 गो चीज तोरा पूछेगा दोस्त मेरा। एगो पूछेगा आपको ही अगर कार्बन के ये 3 अपर रूप है, कौन कौन है दोस्त? एगो हीरा है,
एगो चला दोस्त मेरे ग्रेफाइट है, एगो ग्रेफाइट है, एगो फुलरीन है। जो एनसीईआरटी में जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है हम उस पर बात करते हैं। फुलरीन है, हीरा है, ग्रेफाइट है और फुलरीन है। हीरा की अगर हम बात करें तो ये sp3 एबिडाइसन है, ये नहीं पूछता है, तो जबरदस्ती क्यों पढ़ना। हीरा चतुष्फलकीय है, ये पूछता है, कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन में एनसीईआरटी मिलेगा। ग्रेफाइट की अगर हम बात करें ये षटफलकीय है, और इसकी अगर हम बात करें इसकी संरचना जियोडेसिक है, इसकी संरचना जियोडेसिक या ग्लोब के आकार की है, और इसका फॉर्मूला कार्बन 60 होता है। इसके फॉर्मूले की अगर हम बात करें चला जी, इसका फॉर्मूला कार्बन 60 होता है। हीरा चतुष्फलकीय होता है, हीरा चतुष्फलकीय होता है, और इसकी ये कठोरतम है। कठोरतम पदार्थ कहे ना चला तो हीरा मारिएगा, और कठोरतम तत्व कहेगा ना, कठोरतम तत्व कहेगा तो क्या कहते हैं उसको, देखो कठोरतम पदार्थ कहेगा तो हीरा, या तत्व कहेगा तो हीरा, लेकिन कठोरतम धातु कह देगा तो प्लेटिनम मार दीजिएगा। कठोरतम पदार्थ कहे या कठोरतम तत्व कहे तो हीरा मारिएगा, और कठोरतम धातु कहेगा ना तो प्लेटिनम मारिएगा। और षटफलकीय होता है, ये स्नेहक के रूप में प्रयोग करते हैं इसका, लुब्रिकेंट के रूप में ये मुलायम होता है। और ये जो होता है ग्रेफाइट चला जी, ये विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, और ये जो हीरा है ये विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। ये विद्युत का कुचालक होता है, कठोरतम पदार्थ है। शीशा काटने के लिए हम लोग इसी का प्रयोग करते हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। शीशा काटने के लिए हम लोग इसी का प्रयोग करते हैं, जल्दी से लिख लीजिए। सर हम आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हम अपने पेपर की रिस्पेक्ट करते हैं, आप बहुत अच्छे हैं। आहा क्या बात है, बहुत बढ़िया। बताइए चला जी, कार्बन, कार्बन की अगर हम बात करें ये हीरा है, चतुष्फलकीय संरचना है, कठोरतम है, कुचालक है, शीशा काटने में प्रयोग करते हैं। ग्रेफाइट षटफलकीय है, श्रेयक है, मुलायम होता है, सुचालक के रूप में प्रयोग करते हैं। फुलरीन जियोडेसिक संरचना है, ग्लोब की संरचना, कार्बन 60। 4 से 5 क्वेश्चन तो आपके बन जाएंगे। एक बात तो सच है कि साइंस आपके पढ़ाने से जिसको समझ में नहीं आएगा उसको कोई नहीं समझा पाएगा, ऐसा नहीं है रे दोस्त। मेरा तारीफ तो हमको अच्छा लगता है, सबको अपनी तारीफें अच्छी लगती है, हमको भी लगती है, लेकिन ऐसा नहीं चढ़ा दो कि कुछ कुछ ढेरी टीचर हैं सब अच्छे पढ़ाते हैं। हाँ लेकिन चला जिनको सब्जेक्ट का अनुभव नहीं है, अब चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहे हैं, पता चला जो पढ़ा रहे हैं उसका कंसर्न सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है, वो एग्जाम में आएगा नहीं। पैटर्न कुछ और है, पढ़ा कुछ और रहे हैं, एनसीईआरटी कुछ और कह रहा है, बोल कुछ और रहे हैं। हम यहाँ देखो क्या क्या फालतू लिख सकते थे, हम बताते हैं हम क्या क्या फालतू लिख सकते थे, बताएं आपको। देखिए हम, मेरे पास जो नॉलेज है हम आपको वो नहीं पढ़ाए हैं, आपको जो पूछता है वो पढ़ाते हैं। अब देखिए हम क्या क्या फालतू लिख सकते हैं। हीरा के बारे में हम आपको देते हैं कि ये जो है ये प्राकृतिक एब्रेसिव्स है। प्राकृतिक एब्रेसिव्स है तो ये एब्रेसिव क्या होता है, कठोर पदार्थ होता है जो चीजों को काटता है, और हीरा कठोरतम एब्रेसिव है, और इसका प्रयोग हम लोग कार्बाइड मटेरियल के रूप में को काटने के लिए भी करते हैं, क्योंकि कार्बाइड मटेरियल टफ होता है। तो फिर कह देंगे आपको हीरा की अगर हम बात करें तो हीरा में अपवर्तन ज्यादा होता है क्योंकि उसका क्रांतिक कण सबसे कम होता है, वगैरह वगैरह वैसी वैसी चीजें जो आपके यूज में नहीं है। और आपको हम कह देंगे ग्रेफाइट के बारे में, ये सीट मेटल ऑपरेशन में स्नेहक के रूप में यूज करते हैं, क्योंकि सीट मेटल ऑपरेशन में हम लिक्विड नहीं लगा सकते। तो उस सब हमको पता है, लेकिन हम आपको पढ़ाएंगे नहीं क्योंकि वो आपके काम का नहीं है। हम आपको वही पढ़ाएंगे, हम आपको वही पढ़ाएंगे चला जी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हीरा एक चतुष्फलकीय संरचना है जबकि ग्रेफाइट एक षटकोणीय तलीय संरचना है। हीरा और ग्रेफाइट भौतिक और रासायनिक दोनों गुण अलग अलग होते हैं। नहीं दोस्त, एक चीज ध्यान रखना कि तत्व जो है ना, तत्व अगर सेम है तो इसका मतलब रासायनिक गुण सेम है, इसका मतलब रासायनिक गुण जो है वो सेम है। और अगर भार समान है ना तो इसका मतलब भौतिक गुण समान है। भार अगर समान है इसका मतलब भौतिक गुण समान है। देखो तत्व समान है तो रासायनिक गुण समान है, तत्व समान है तो रासायनिक गुण समान है, भार समान है तो भौतिक गुण समान। कार्बन में तो तत्व समान है, हीरा और ग्रेफाइट सब कार्बन का अपर रूप है, सब कार्बन का अपर
रूप है, तो कहता है हीरा और ग्रेफाइट भौतिक और रासायनिक दोनों गुण समान है। नहीं, दोनों का भार अलग अलग है, तो भौतिक गुण अलग अलग है, ये कट गया। ग्रेफाइट नरम होता है लेकिन हीरा कठोर होता है, ये तो सही है। क्वेश्चन कर रहा है कौन सा सही नहीं है, तो ये चला सही है, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा कौन सही नहीं है, हमको लगता है बी नंबर इज द राइट आंसर। बी नंबर इज द राइट आंसर। बी नंबर इज द राइट आंसर। हाँ एकदम बता देंगे, चलो जी। नहीं, टंगस्टन चला इंजीनियरिंग उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला कठोरतम धातु है। कठोरतम धातु प्लेटिनम है, लेकिन इंजीनियरिंग उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला कठोरतम धातु टंगस्टन है। अभी एक बच्चा लिख रहा है कि सर एक कोचिंग वाले बता रहे थे कि सबसे कठोर जो है टंगस्टन है। नहीं, इंजीनियरिंग उद्योग में कठोर पदार्थ अगर कह देगा धातु तो टंगस्टन, लेकिन अगर कठोर धातु कह देगा टंगस्टन हो, प्लेटिनम हो जाएगा। बताए तो सबसे हल्की गैस कौन? हाइड्रोजन की हीलियम? एकदम सिंपल क्वेश्चन है, सबसे हल्की गैस कौन, हाइड्रोजन या हीलियम? व्हाट इज द आंसर? हाँ एकदम, आपको हम चैप्टर वाइज करवा देंगे एनसीईआरटी, और जितना इंपॉर्टेंट होगा बोर्ड पर लिख देंगे। पीडीएफ हम 12 बजे तक डाल देंगे, आप उसको प्रिंट निकाल लीजिएगा और जितना एक्स्ट्रा बात लिखाएंगे लिख लीजिएगा। 20 क्लास में आपका बेड़ा पार कर देंगे, कोशिश करेंगे 20 क्लास में अच्छा पढ़ा देने का। आपसे निवेदन है 3.0 एग्जाम से पहले, हाँ जी एकदम, कल से हम चैप्टर वाइज लेकर आ रहे हैं आपकी सेवा में। बताइए हाइड्रोजन और हीलियम की अगर हम बात करें, किसी ईंधन की जो दक्षता बताओ कौन सबसे हल्का है? हल्का हाइड्रोजन होता है, चला हीलियम नहीं। किसी ईंधन की दक्षता, हाँ देखो चला, किसी भी ईंधन की जो दक्षता होती है उसको कैलोरी में व्यक्त करते हैं। किसी ईंधन की दक्षता की अगर हम बात करें उसको कैलोरी में व्यक्त किया जाता है, और सबसे अधिक होता है हाइड्रोजन का, सबसे अधिक हाइड्रोजन गैस का, सबसे अधिक हाइड्रोजन गैस का होता है 150 किलो जूल प्रति ग्राम। 150 किलो जूल प्रति ग्राम। किसी भी ईंधन की दक्षता को कैलोरी में व्यक्त करते हैं, सबसे अधिक हाइड्रोजन गैस की होती है 150 किलो जूल पर ग्राम। एकांक द्रव्यमान के ईंधन को जलाने पर जो ऊष्मा मिलती है उसे हम उस ईंधन का ऊष्मीय मान कहते हैं। सब न्यूमेरिकल भी करवा देंगे। चला, किसी ईंधन की दक्षता उसके घनत्व पर निर्भर करती है, उसका कैलोरी मान है, उसका कैलोरी मान है। किसी भी ईंधन का दक्षता उसका कैलोरी मान है, और कैलोरी मान किसको कहते हैं? एकांक द्रव्यमान को जलाने पर जो ऊष्मा मिलता है उसको कैलोरी मान कहते हैं। सबसे अधिक हाइड्रोजन गैस का होता है कितना? 150 किलो जूल पर ग्राम। सबसे अधिक हाइड्रोजन गैस का होता है, हाइड्रोजन गैस का होता है 150 किलो जूल पर ग्राम। अगला प्रश्न, अधिक ऊंचाई पर उबलते पानी में सब्जियां पकने पर अधिक समय लगता है, क्यों? इसका मुख्य देखो, चला जी एकदम सिंपल है, इस एनसीईआरटी का सवाल है। नीचे से ऊपर जाओगे ना तो दाब घटेगा। देखो एकदम सिंपल क्लियर कॉन्सेप्ट, क्वथनांक भी घटेगा, दाब घटेगा, क्वथनांक भी घटेगा, वाष्पीकरण बढ़ जाएगा। अप एरो मतलब बढ़ना, डाउन एरो मतलब घटना। क्वथनांक, दाब घटेगा, क्वथनांक भी घटेगा, वाष्पीकरण बढ़ जाएगा। अब देखो ये है दिल्ली, दिल्ली है सतहीय क्षेत्र में। दिल्ली में अगर कोई पानी 100 डिग्री सी पर खोलेगा तो शिमला जाओगे ना तो यहाँ पानी 100 से कम पर खोलेगा, 100 डिग्री सी से कम पर खोलेगा, यानी जल्दी खोलेगा। अगर दिल्ली में, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट, एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट और सब क्वेश्चन बन जाएंगे। नीचे से ऊपर जाने पर दाब घटता है तो क्वथनांक भी घट जाता है। यहाँ 100 पर पानी खोलेगा, शिमला जाइएगा तो 100 से कम पर खोलेगा, तो वहां 100 से कम पर खोलेगा तो वहां वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। कहां पर? शिमला में। तो जल्दी खाना बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पानी डालिएगा चिकन में, मटन में, या जो भी अगर आप वेजिटेरियन है तो पनीर में, और जैसे ही पानी डालिएगा वाष्पीकृत हो जाएगा। तो वाष्पीकृत हो जाएगा जल्दी जल्दी, क्योंकि 100 से कम पर वाष्पीकृत होने लगता है, तो पानी बचवे नहीं करेगा तो पकेगा कहां से? तो दिक्कत होगी। अब बताइए, क्वेश्चन कह रहा है अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियां पकने में अधिक समय लगता है, क्यों? इसका मुख्य कारण क्या है? ऊंचे स्थानों पर पानी ज्यादा तापक्रम पर उबलता है, ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए पानी का तापक्रम घट जाता है, ऊंचे स्थानों पर हवा और ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। आंसर हो जाएगा ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए पानी का तापक्रम घट जाता है, कम तापमान पर उबलता है, कम तापमान पर उबलता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि दाब कम होता है।
क्यों ऐसा होता है? चला जी, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि दाब कम होता है। दाब कम होने के कारण, दाब नीचे से ऊपर जाने पर दाब घटता है, क्वथनांक भी घटता है, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। नीचे से ऊपर जाने पर दाब घटता है, क्वथनांक भी घटता है और वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है? चला जी, बढ़ जाती है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। समुद्र जलीय परितंत्र में ऊपरी भाग में मिलते हैं कौन? ये चला बताओ। ऊपरी भाग में जो समुद्र के जलीय परितंत्र में, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा अटपटा लगेगा। प्लवक। ये प्लवक क्या है? वेल, मछलियों का खाना भी है ये। चला, मछली का खाना भी है और ये वैसा पादप है, वैसा पादप जो जल बहने की दिशा में नहीं बहता है, जो जल बहने की दिशा में नहीं बहता है, जो जल बहने की दिशा में नहीं बहता है, जल बहने की दिशा में नहीं बहता है, जल बहने की दिशा में नहीं बहता है, जल बहने की दिशा में नहीं बहता है। वैसा पादप जो जल बहने की दिशा में नहीं बहता है। मछली वगैरह जो ब्लू व्हेल वगैरह जो खाना खाती है ना, वो समुद्र के ऊपर जो तैरता हुआ प्लवक है उसको खाता है। और ये वैसा पादप है जो जल के बहने की दिशा में नहीं बहता है। अब चला जी, कहता है समुद्र जलीय परितंत्र में ऊपरी भाग में मिलते हैं कौन? प्लवक। और नीचे वाले भाग में मिलते हैं नेक्टॉन। नेक्टॉन भी चला, इसमें कार्बन ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा रिलीज होती है। आंसर प्लवक इज द राइट आंसर। और ये समुद्र के ऊपरी भाग में मिलता है, ब्लू व्हेल वगैरह इसको खाता है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जल के साथ सही अभिक्रियाशील श्रेणी है? बताओ तो। तांबा जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है कि जस्ता करता है? जस्ता। चला देखिए, नया नया जो रड खरीद के लाते हैं उसमें श्वेत कलर का जो परत चढ़ाया हुआ होता है वो जस्ता का होता है। देखते ना, 2-4 दिन रड को छोड़ दीजिएगा, तुरंत ही अभिक्रिया कर लेगा। बताइए आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। हाँ, जल्दी बताइए। व्हाट इज आंसर? तो आंसर बता दो। जस्ता की लोहा की, शीशा की तांबा। आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल, क्योंकि सबसे ज्यादा विक्रियाशील जस्ता है। और यही क्वेश्चन चला जी पूछ दिया था कि अभिक्रियाशीलता में, अभिक्रियाशीलता की अगर हम बात करें, अभिक्रियाशीलता की अगर हम बात करें, किसकी बात करें दोस्त? अभिक्रियाशीलता की अगर हम बात करें, अभिक्रियाशीलता, अभिक्रियाशीलता की अगर हम बात करें, अभिक्रियाशीलता की अगर हम बात करें तो ये टीन का ज्यादा होता है और जिंक का कम होता है। हाँ, जिंक का ज्यादा होता है और टीन का कम होता है। इसीलिए बर्तन जो होता है खाद्य पदार्थ का, बर्तन, खाद्य पदार्थ का जो बर्तन होता है, खाद्य पदार्थ का जो बर्तन होता है वो किसका बना होता है? टीन का। क्यों? क्योंकि टीन की अभिक्रियाशीलता कम होती है जिंक से। इस बार पूछा था बिहार दरोगा में, अधिकतर बीपीएससी का भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहते हैं दोस्त मेरे कि टीन की अभिक्रियाशीलता कम होती है, इसीलिए देखना, एक टीना तेल, एक टीना घी, कभी कहते हैं एक जिंक तेल, एक जिंक घी नहीं बोलते हैं क्योंकि ये ज्यादा अभिक्रियाशील, वो तेले के साथ घुल जाएगा। इसलिए हम लोग कहते हैं चला एक टीना तेल बर्तन और खाद्य पदार्थ में हम लोग यूज करते हैं। अभिक्रियाशीलता टीन की कम होती है और जिंक की ज्यादा होती है। आंसर इस आपको कहेगा बताइए, टीना के बर्तन खाद्य पदार्थ को रखने के लिए क्यों यूज करते हैं? इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसकी अभिक्रियाशीलता कम है, इसकी अभिक्रियाशीलता कम है। बच्चों को पता ही नहीं चलता ये क्वेश्चन क्यों पूछ दिया भाई, वो एनसीईआरटी में वैसा टाइप का क्वेश्चन है इसीलिए पूछ दिया, इसलिए एकदम नहीं घबराइए आप। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रति एकांक आयतन पर बल दाब कहलाता है। नहीं भाई, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। अब बता, प्रति एकांक आयतन पर बल दाब कहलाता नहीं, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। कौन सही नहीं है? तो भैया एक तो एकदम सही नहीं। तरल पदार्थ कंटेनरों की दीवार पर दाब डाल सकते हैं, एकदम ये सही बात है। कोई भी तरल पदार्थ आप रख दीजिएगा तो वो कंटेनर की सतह पर एक बल लगाएगा। फिर कहता चला किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन ला सकता है। किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसकी गति की अवस्था में
परिवर्तन ला सकता है, लेकिन उसकी आकृति में नहीं। एकदम आकृति में भी परिवर्तन ला सकता है। आप कोई वस्तु ले लीजिए जो थोड़ा मुलायम होगा और उस पर बल लगा दीजिए, उसका आकृति भी बदल जाएगा और उसका गति तो बदल जेबे करेगा। तो कह रहा है आकृति में नहीं। भैया काहे नहीं बदलेंगे? हमारा ऊपर बल लगाएगा तो मेरा आकृति नहीं बदल जाएगा? एकदम बदल जाएगा। आंसर बता दीजिए, व्हाट इज द आंसर? ये भी गलत है, ये भी गलत है। 1 और 3 इज द राइट आंसर, क्योंकि गलत चुनना है। प्रति एकांक आयतन पर बल दाब कहलाता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। फिर कहता है तरल पदार्थ कंटेनरों की दीवार पर दाब डालता है। एकदम सही बात है। तरल पदार्थ होगा तो वो दीवार पर बल लगेबे करेगा। फिर कहता है किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन ला सकता है, लेकिन उसकी आकृति में नहीं। भैया गति की अवस्था में भी परिवर्तन लाएगा, धक्का देंगे तो उसकी आकृति भी बदल जाएगी, क्योंकि बल लगाएंगे तो उसकी आकृति भी बदल जाएगी। सबसे कमजोर फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल। एक बच्चा भाई मेरा पूछ रहा है सबसे कमजोर बल कौन बल है? गुरुत्वाकर्षण बल। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन कहता है प्रकाश की तीव्रता की प्रतिक्रिया में पौधों में होने वाली गति को क्या कहते हैं? जल्दी बता। प्रकाश की तीव्रता की प्रतिक्रिया में पौधों में होने वाली गति को चला फोटोनेंसिटी कहते हैं, फोटो इंटेंसिटी कहते हैं। प्रकाश कहते हैं, गौर फरमाइएगा, प्रकाश की तीव्रता की प्रतिक्रिया में पौधों में होने वाली गति को क्या कहते हैं? प्रकाश की तीव्रता की प्रतिक्रिया में पौधों में होने वाली गति को कहते हैं फोटोनेस्टी। फोटोमेटोरिज्म जो होता है, ये प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद जो बनता है ना, उसको हम लोग कहते हैं फोटोमेटोरिज्म। उत्पाद कह सकते हैं, बट ये सब आपके यूज करेंगे। फोटो सेंसिटिविटी हो गया, प्रकाश के प्रति सेंसिटिव होना। फोटो सेंसिटिव बताओ कौन है? सूरजमुखी। सूरजमुखी जो है ये फोटो सेंसिटिव होता है। सूरजमुखी की अगर हम बात करें, ये फोटो सेंसिटिव होता है सूरजमुखी। हम चला वो क्वेश्चन नहीं लाते, विद्युत धारा कैसा है मात्रक एम्पियर, बल कैसा है मात्रक न्यूटन, वो सब क्वेश्चन आपको आता है। हम अच्छे अच्छे प्रश्न आपको पढ़ा देंगे। अगला प्रश्न अगर हम बात करें 14 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग के बीच अंतर। जब ये कह देना चला ध्रुवन मार दीजिएगा। देखो प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग के बीच अंतर कहे, अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य के बीच अंतर कहे, ध्रुवन हो जाएगा। देखो प्रकाश कहे, प्रकाश तरंग, ये ध्यान रखना अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश तरंग की अगर हम बात करें तो ये अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश तरंग की अगर हम बात करें ये अनुप्रस्थ तरंग है। और ध्वनि तरंग कहे, ध्वनि तरंग कहे, ध्वनि तरंग की अगर हम बात करें तो ये अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि तरंग की अगर हम बात करें तो ये अनुदैर्ध्य तरंग है। प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है, ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है। और दोनों में अंतर इसी के कारण होता है। दोनों में अंतर जो होता है वो इसी के कारण होता है। दोनों में अंतर जो होता है वो ध्रुवण के कारण होता है। आप कहिएगा ध्रुवण क्या होता है? किसी भी तरंग को किसी खास दिशा में भेजना। जैसे देखिए, आप प्रकाश को निश्चित दिशा में नहीं भेज सकते हैं। हम चाहेंगे इधर प्रकाश जाए इधर ना जाए तो हो सकता है, लेकिन ध्वनि को हम निश्चित दिशा में भेज सकते हैं, इधर जाए इधर ना जाए ये संभव नहीं है। किसी भी तरंग को निश्चित दिशा में भेजना ही ध्रुवण है। किसी भी तरंग को निश्चित दिशा में भेजना, निश्चित दिशा में भेजना ध्रुवण है। किसी भी तरंग को निश्चित दिशा में भेजना जो है ये ध्रुवण है। किसी भी तरंग को निश्चित दिशा में भेजना क्या कहलाता है? ध्रुवण कहलाता है। अब बताओ, ध्वनि को निश्चित दिशा में नहीं भेज सकते, लेकिन प्रकाश को भेज सकते हैं। मेरे और बंदर में क्या अंतर है? मेरे पास पूंछ नहीं है, बंदर के पास पूंछ है, तो ध्वनि के साथ ध्रुवण की घटना नहीं हो सकती है। प्रकाश के साथ प्रकाश को निश्चित दिशा में भेजा जा सकता है, उसके साथ हो सकती है। इसीलिए ध्रुवण के कारण ही दोनों में अंतर कर सकते हैं। आंसर बता दीजिए जल्दी से, क्या हो जाएगा? ध्रुवण। व्यतिकरण का मतलब होता है कभी कभी चमकना। व्यतिकरण का मतलब होता है कभी कभी चमकना जो होता है, ये व्यतिकरण है। परावर्तन के कारण हम देख पाते हैं, हम किसी चीज को देख पाते हैं परावर्तन के कारण। हम देख पाते हैं किसके कारण? परावर्तन के कारण। हो गया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। कहते हैं किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर किसी गैसों के निश्चित आयतन की में अणुओं की संख्या समान होती है। देखो आयतन में अणुओं की संख्या जो समान होगी ये वोगाड्रो का नियम है। सबका नियम हम बोल देते हैं, ध्यान दिए। ग्राहम का नियम वहां भी आए, क्वेश्चन पूछेगा विसरण का नियम कौन दिया? ग्राहम ने। पास्कल का नियम, जितना हाइड्रोलिक जो लिख रहे ना चला, ये एकदम राम बाण है। हाइड्रोलिक जो है इसके बारे में किसने कहा था? पास्कल ने।
पास्कल चचा ने हाइड्रोलिक के बारे में कहा था। एवोगाड्रो कहता है गैस का जो आयतन है, गैस का आयतन जो है, गैस का आयतन अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। गैस का आयतन अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। ग्राहम्स का नियम, जितना गैसों का विसरण नियम है ग्राहम ने दिया था। पास्कल का सिद्धांत किसने दिया था? पास्कल का सिद्धांत हाइड्रोलिक, जैसे हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक क्लच, हाइड्रोलिक गियर, सॉरी हाइड्रोलिक स्टीयरिंग, ये सब किसने दिया था? पास्कल ने। आपको हाइड्रोलिक दे दे, पास्कल मार दीजिएगा आंसर। आंसर 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 टी फॉर कैट। जल्दी ली। विसरण का नियम किसने दिया था? ग्राहम ने। ट्राइग्लिसराइड, बताओ आंसर क्या होगा? ट्राइग्लिसराइड प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है। व्हाट इज आंसर? जल्दी बता, ट्राइग्लिसराइड क्या है? व्हाट इज द आंसर? ट्राइग्लिसराइड, ग्लिसरीन जितना भी है चला, ये नमी बनाए रखता है, नमी बनाए रखता, और ये एक प्रकार का वसा है। ये एक प्रकार का क्या है चला? वसा है। अब प्रोटीन की अगर हम बात करें, प्रोटीन से उत्तक का निर्माण होता है। उत्तक समान प्रकार के होते हैं, ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। और इससे अंग का निर्माण होता है, इससे अंग का निर्माण होता है। कार्बोहाइड्रेट सबको पता है तुरंत शक्तिदायक, तो सॉरी ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा। और अधिकतम ऊर्जा अगर कहेगा तो वसा, अधिकतम ऊर्जा अगर कह देगा तो वसा, तुरंत ऊर्जा कह देगा ग्लूकोज, तुरंत ऊर्जा कह देगा ग्लूकोज। आंसर जल्दी से बता दो, वसा। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। अधिकतम ऊर्जा प्रदान करने वाला जो मामला है, अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है वसा। प्रोटीन उत्तक का निर्माण करता है, उत्तक से अंग का निर्माण होता है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करता है। वसा की अगर हम बात करें, अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है वसा। तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है ग्लूकोज, तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है कौन? ग्लूकोज। इससे बाहर क्वेश्चन, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, उत्तक कैसे होते हैं? समान होते हैं। अंग अलग अलग है, जैसे हाथ अलग है, पैर अलग है, इस सब के लिए है चला कॉमन, क्योंकि एनसीईआरटी हम पढ़ा रहे हैं। कल से चैप्टर वाइज स्टार्ट हो जाएगा, 6:20 से 25 के बीच में हम लाइव आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन, ये तो एकदम सिंपल है लेकिन पूछता है, सेंटीग्रेड तापमान के मापन की इकाई जिसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? ये भैया केल्विन के नाम पर, जीन पियरे क्रिस्टन के नाम पर, मार्टिन सेल्सियस के नाम पर रखा गया है। सेल्सियस देख लो, डी नंबर है, बी में आंसर हो जाएगा सेल्सियस के नाम। केल्विन ताप का एसआई मात्रक यही है, ताप का जो एसआई मात्रक है चला वो क्या है? केल्विन है। ताप का सीजीएस मात्रक क्या है? डिग्री सी है। अगला प्रश्न, तैयारी 3 के लिए चला हमारे पास कोई बैच नहीं है, क्योंकि हम कंप्लीट नहीं कर, हम क्वेश्चन के माध्यम से कंप्लीट कर देंगे। 20 क्लास हम लेने वाले हैं, कल से 20 दिन 20 क्लास। दी गई जानकारी के आधार पर निम्न में से कौन सा कथन सही है? सदैव एक आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है। अगर आप प्रतिबिंब पढ़े होंगे अच्छे से, आभासी और सीधा, अधिकांश एक वास्तविक और एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। बताइए आंसर क्या होगा? कथा आधार पर निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए उत्तल लेंस है, बी उत्तल दर्पण है। आभासी और सीधा है ना, हमेशा आभासी और सीधा बनेगा उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में एंड अवतल लेंस में, उत्तल दर्पण में एंड अवतल लेंस में, उत्तल दर्पण में और अवतल लेंस में, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस में। अब बताओ क्या हो जाएगा? ए उत्तल लेंस है, ई उत्तल दर्पण है। उत्तल लेंस और अवतल दर्पण, उत्तल लेंस और अवतल दर्पण ना, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस देखो ना कहां है। उत्तल दर्पण और अवतल लेंस कहने रे, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस। आंसर बता, जल्दी बता। ये जब भी होगा चला बी फॉर बॉल हो जाएगा। ये जब भी होगा उत्तल दर्पण और अवतल लेंस में हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। आप लेकिन इसका विशेष जानकारी हम जब पढ़ाएंगे चैप्टर वाइज, तो हम थोड़ा सा पढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे। चला, अगर आपके पास समय हो तो वेलकम है, कल से हम आपकी सेवा में उपलब्ध हैं और 6:20 पे हम लाइव आ जाएंगे। और चैप्टर वाइज 20 दिन 20 क्लास यूपीएससी, टीआरई और रेलवे वाले बच्चों के लिए, ये दोनों के लिए होगा। तो वेलकम है आपका, अगर आप पढ़ना चाहें तो जरूर आइए। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार। बाकी आपको चला कंटेंट कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कभी समय मिले तो जरूर लिख दीजिएगा, हमें भी अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच।